एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्टोन ज्ञान का तूफान। मेरा नाम है गुंजन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को। राइट, पहले रिकॉल कर लेते हैं हम कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा था, जो कि सबसे पहले चालुक्यों के अधीन थे। उसका एक प्रधान था, राष्ट्रकूटों का एक प्रधान था जिसका नाम था दंतीदुर्ग। उसने चालुक्यों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, उनको युद्ध में हराया और हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ करवाया। और हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ जो था बेसिकली कुछ लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था जो कि जन्म से क्या नहीं होते थे, क्षत्रिय नहीं होते थे, लेकिन इस यज्ञ को परफॉर्म कराने के बाद वो क्षत्रिय बन जाते थे। वो राजकाज के लिए क्या हो जाते थे, एक तरीके से एलिजिबल हो जाते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब नए नए राजवंशों का उदय हो रहा था तो कुछ महत्वपूर्ण राजा होते थे, कुछ लोग उनके सामंत होते थे। और जब सामंत बहुत ज़्यादा शक्ति और शक्ति मतलब बहुत ज़्यादा पावर गेन कर लेते थे, उनके पास आर्मी बहुत बड़ी हो जाती थी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते थे, तो अक्सर वे अपने स्वामी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया करते थे। इसके अलावा जो सामंत होते थे वो अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर जैसी उपाधियों से अपने आप को विभूषित करते थे। ठीक है, अगर हम इस इमेज की बात करें तो ये आपने अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में सुना होगा, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एलोरा की गुफा में ये हमें एक चित्र देखने को मिलता है। इस चित्र को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये जो चित्र है ना, ये गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र है। भित्ति मतलब दीवार। ठीक है, इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, इस चित्र को राष्ट्रकूट राजाओं के काल में बनवाया गया था। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, होप सो। और उसके बाद हमने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। प्रशस्ति ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी, अपने जो राजा होते थे उनके गुणगान, उनका बखान करने के लिए लिखी जाती थी। उसके अलावा हमने ये कॉपर प्लेट्स के बारे में, ताम्र पत्रों के बारे में पढ़ा था कि राजा कुछ ब्राह्मणों को या कुछ लोगों को भूमि अनुदान में दिया करता था और उसको डिस्क्राइब वो इन ताम्र पत्रों पे किया करता था। इसके अलावा उनको भूमि के ऊपर जो भी रिसोर्सेज होते थे, जितने भी पेड़ होते थे, कुएं होती थी, खाली जगह होती थी, चरागाह वगैरह होते था ना, जब किसी को राजा भूमि अनुदान में दिया करता था तो उसके साथ साथ वहाँ पे पाए जाने वाले सारे रिसोर्सेज पे और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने का हकदार भी वो व्यक्ति होता था। ठीक है, उसके अलावा अब हम पढ़ेंगे यहाँ से धन के लिए युद्ध। जो राजा होते थे वो धन के लिए युद्ध करते थे। क्यों वो ऐसा करते थे, आइए शुरू करते हैं। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र या गंगा घाटी में कन्नौज नगर, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी कन्नौज नगर। यहाँ पे हम कन्नौज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। यू कैन सी हियर, ये गंगा का क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ ये जमीन थी, रिच। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कन्नौज क्षेत्र की बात हो रही है। बेसिकली गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। मतलब बहुत सालों तक एक जगह कन्नौज, जो मैंने आपको मैप में दिखाई, इस पर कब्जा पाने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन लड़ रहे थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के जो शासक थे वो इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। 3 पक्ष कौन कौन से थे? 1, 2 एंड 3, ये 3 पक्ष थे। इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की, क्योंकि मेजर ये 3 ग्रुप्स थे जो कन्नौज के ऊपर कंट्रोल को लेकर आपस में लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इस युद्ध को, जो कि कन्नौज पे नियंत्रण के लिए लड़ा गया था, उसको त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। ठीक है,
शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। क्या होता था, जब राजा को अपनी वेल्थ दिखानी होती थी तो वो बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। और मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दान देते हैं, ठीक है। तो जो मंदिर होते थे ना, वो सत्ता का एक केंद्र भी थे। वो राजा के शक्ति के बारे में दिखाते थे, राजा की वेल्थ को दिखाते थे, ठीक है। तो जब भी एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, तो अक्सर इन मंदिरों पर आक्रमण किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि यहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा वेल्थ मिलेगी, ठीक है। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। और यहाँ पे ये जो राजा थे ना, ये ज़्यादातर इस्लाम शासक थे जिन्होंने भारतीय मंदिरों को क्या किया था, अपना निशाना बनाया था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से 1025 ईस्वी तक लगभग 17 बार भारत के मंदिरों पे क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। किसने? अफगानिस्तान का एक शासक था गजनी। अफगानिस्तान में एक जगह थी, मान लो ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे गजनी है, और गजनी का शासक था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से लेके 1025 ईस्वी तक। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। आपने बहुत पढ़ा होगा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में, अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत ही संपन्न मंदिर था, बहुत ही दान दक्षिणा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती थी, ठीक है। तो उसने इस मंदिर को टारगेट किया, यहाँ की मूर्तियों को नष्ट किया, यहाँ के जो दान पात्र थे उनके अंदर जो भी धन था तो उसको उठा के अपने साथ गजनी लेके चला गया। उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ, और यहाँ से उसको इतना धन मिला कि जब वो वापस अफगानिस्तान के गजनी में गया ना, तो वहाँ पे इसने बहुत बड़ी राजधानी बनाई, ठीक है। तो जो धन था जो उसको भारत के सोमनाथ मंदिर से मिला था, उसका इस्तेमाल इस तरीके से उसने गजनी में किया। और जब उसने इतनी विशाल राजधानी बनाई ना, तो ये उसकी शक्ति का प्रतीक थी, ये उसकी सत्ता का प्रतीक थी, ये उसकी वेल्थ का प्रतीक थी। बेशक वो उसने लूटी थी, लेकिन अफगानिस्तान में लोग उसको बहुत बड़ा शासक मानने लगे थे, ठीक है। आपका क्या मानना है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि इस तरीके से किए गए आक्रमण क्या मोरल थे? क्या हमें हमारा धर्म ऐसे आक्रमण करने की अनुमति देता है? युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो इनको चहमान या फिर चौहान के नाम से जाना जाता था। वे दिल्ली और अजमेर, दिल्ली आप जानते हैं, अजमेर कहाँ पे? अजमेर राजस्थान का एक जिला है, ठीक है। अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ये जो चहमान थे, ये जो चौहान रूलर्स थे, ये कहाँ पे रूल करते थे? दिल्ली और अजमेर का जो इलाका था वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर से अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। मान लो ये उनकी टेरिटरी है जिसमें दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे ये पश्चिम की ओर एक्सपेंड करना चाहते थे अपनी टेरिटरी को। साथ ही साथ ये पूर्व की तरफ भी एक्सपेंड करना चाहते थे, मतलब ये अपने राज्य का एक्सपेंशन करने के लिए युद्ध कर रहे थे, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अगर हम बात करें इधर, तो इधर हमारा उत्तर प्रदेश का इलाका आ जाता है, और अगर हम बात करें पश्चिम की, तो यहाँ पे गुजरात का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो गुजरात पे उस समय चालुक्य जो वंश था वो रूल कर रहा था। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे गहड़वाल, ठीक है, ये एक वंश था जो कि रूल कर रहा था। तो जब हम अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करते हैं तो हमें कुछ एरिया पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें वहाँ पे जिन रूलर्स का रूल है उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी। जब वो पूर्व की तरफ एक्सपेंड करना चाह रहे थे अपनी टेरिटरी को, तो यहाँ पे उसने गुजरात के चालुक्यों से युद्ध किया, और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घेड़वाल वंश से युद्ध किया। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, इसका जो रूलिंग पीरियड था 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को
जस्ट अ मिनट। चहामान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ठीक है, बताया गया है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे। यहाँ पे मोहम्मद गौरी अटैक करता है इनके ऊपर। अफगान का एक शासक था मोहम्मद गौरी। 1151 में युद्ध हुआ। आपने तराइन की लड़ाई के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और दूसरी 1192 में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी, लेकिन उसकी एक बड़ी मिस्टेक क्या थी कि उसने उसको मारा नहीं। ठीक है, तो अब 1191 में वो हार के वापस से कहाँ चला गया, अफगान चला गया। 1192 में जो उसके साथ और जो भी पृथ्वीराज चौहान के, उसको इधर भी टेरिटरी एक्सपेंशन करना था, इधर भी टेरिटरी एक्सपेंशन करना था। तो मोहम्मद गौरी ने ना यहाँ का जो शासक था उनको अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि युद्ध यानी जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ पे उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने जंग की मोहम्मद गौरी के साथ, और उसके जो आसपास के राज्य के जो शासक थे धोखे से उनको अपने साथ मिला लिया, और इस तरीके से दोबारा 1192 में पृथ्वीराज चौहान पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। किसने, मोहम्मद गौरी ने। 1192 में मोहम्मद गौरी हार गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चोल राज्य के बारे में। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, यू कैन सी हेयर, ये है हमारा चोल साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रूल किया था, इन शासकों ने क्या किया था, रूल किया था। पढ़ते हैं। उरैयूर से तंजावुर तक। क्या है उरैयूर और क्या है तंजावुर, ये बेसिकली जगह के नाम है। ठीक है, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम का एक मुखिया परिवार था, एक फैमिली थी जो वहाँ पे रूल करते थे। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मातहत कौन होते थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था। जो सामंत होते थे वो अपने आप को मातहत की उपाधि देते थे, महामंडलेश्वर की या महासामंत की उपाधि देते थे। तो पल्लवों का एक सामंत था जिसका नाम था, जिस वंश का नाम था मुट्टरियार। ठीक है, वो लोग कावेरी डेल्टा के इलाके में रूल कर रहे थे, सामंत थे बेसिकली, किसके, पल्लव राजाओं के। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निसुम्ब सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। देखिए, इसमें आपको बेसिकली बताया क्या जा रहा है, मुट्टरियार जो लोग थे पहले से ही वहां पे सत्ता को संभाले हुए थे। ठीक है, चोल वंशीय एक और मुखिया परिवार था चोल वंश का। ठीक है, वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था विजयालय। क्या नाम था, विजयालय। जो भी चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे आपको स्पेशल फोकस देना है। ठीक है, तो बात है 9वीं शताब्दी की। विजयालय नाम का एक चोल वंशीय मुखिया परिवार का एक सदस्य था, जिसने ये जो बहुत लंबे टाइम से मुट्टरियार जो लोग थे, इस फैमिली के जो मुखिया थे, उनको हरा दिया, उनके साथ युद्ध किया, उनको हरा दिया। अब हरा दिया तो उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेंगे, तो उनकी टेरिटरी हो जाएगी वो, है ना। तो उसने क्या किया, उस इलाके में एक शहर बसाया जिसका नाम था तंजावुर। राइट, एक मंदिर का निर्माण कराया। मैंने आपको पहले बताया था कि राजा की सत्ता का, राजा की शक्ति का, राजा की वेल्थ का प्रतीक होते थे मंदिर। तो उसने निसुम्ब सुदिनी देवी का एक मंदिर भी बनवाया था। कहाँ पे, तंजावुर में। ठीक है, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, आपको तंजावुर और उरैयूर देख सकते हैं आप लोग मैप में, यहाँ पे इनकी लोकेशन थी। राइट, और इस मैप में साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो राज्य है ये चोल राज्य है। ठीक है, यहाँ पे किसने किया था रूल, चोलों ने रूल किया था इस इलाके में।
यहाँ पे तो पांड्य वंश के शासकों ने रूल किया था। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र था, कांचीपुरम वाला जो क्षेत्र था, इस पे विजयालय जीता था, तो विजयालय का हक हो गया, उसका अधिकार हो गया, उसका कंट्रोल हो गया। विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, यानी उसकी जो आगे आने वाली जो जनरेशन्स थी, जो राजा बनी, उन्होंने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता चला गया। पहले तो उन्होंने एक छोटे से इलाके को जीता था जिस पे मोटरयार वंश के लोग रूल कर रहे थे, जो वहाँ के सामंत थे। ठीक है, अब उसके जो बाद के उत्तराधिकारी हुए ना, उन्होंने अपने टेरिटरी का और ज़्यादा एक्सपेंशन किया और इसको और बड़ा रूप देते चले गए। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। धीरे धीरे जो पांड्य शासकों का जो इलाका था और जो पल्लवों का इलाका था, उनके साथ युद्ध कर करके इन्होंने उसको अपना हिस्सा बना लिया था। ठीक है, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक का नाम बताइए। बहुत सारे नाम देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सो राइट आंसर इज राजराज प्रथम। ये सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण कर लिया। ठीक है, किन क्षेत्रों पे? जो पांड्यन और पल्लवों के अंतर्गत आते थे। इसी राजराज प्रथम ने उन क्षेत्रों पे भी नियंत्रण कर लिया था, अधिकतर क्षेत्रों पे। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। उसने एक नेवी का भी गठन किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देके कंफ्यूज किया जा सकता है कि राजराज ने प्रथम, पता है इसने जो जल सेना बनाई थी ना, ऐसा माना जाता है कि वो भारत की प्रथम जल सेना थी, है ना। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राजराज प्रथम ने जल सेना का निर्माण किया या फिर राजेंद्र प्रथम ने। तो राजराज का पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उसने इस जल सेना का निर्माण किया था। और ना सिर्फ इंडिया में अपना एक्सपेंशन किया था, मतलब हम देख रहे हैं उसने पांड्यन जो शासक थे उनके क्षेत्रों पे अधिकार किया, उसके बाद पल्लवों के क्षेत्रों पे भी अधिकार किया। तो ये सारे क्षेत्र ना कहाँ तक थे? ये सारे क्षेत्र साउथ इंडिया में भी थे, लेकिन अब उसने ना नॉर्थ की तरफ भी एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया, जो हमारी गंगा घाटी है। ठीक है, वहाँ पे भी इसने अपनी विजय को जारी रखा, अपने एक्सपेंशन को जारी रखा। उसके अलावा श्रीलंका इंडिया के यहाँ साउथ में आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये है श्रीलंका। ठीक है, तो राजराज प्रथम जो था ना, उसने इंडिया के इस तरफ जो देश थे ना, उन पे भी क्या किया? आक्रमण किया और उनको जीता भी। ठीक है, और इसमें उसने किसकी मदद ली थी? अपनी जल सेना की मदद ली थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जल सेना की तो उसे आवश्यकता पड़ती, इसीलिए उसने जल सेना का भी क्या किया था? बनाई थी, उसका निर्माण किया था। अब हम पढ़ते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कांस्य, ये एक धातु होती है। कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि कौन सी दो धातुओं को मिक्स करके कांस्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताना। अब हम पढ़ते हैं राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो आप इनको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो अगर आप एक बार में नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। कैसे ये चमत्कार है? वाओ, यहाँ पे आप ये मंदिर देख सकते हैं। ये है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। ठीक है, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। मैंने आपको ये आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पे ये काम किया गया है। यहाँ पे भी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड से इसका जो स्ट्रक्चर है, ग्राउंड पे ये चौड़ा है और जैसे जैसे हम इसके शिखर पे
जैसे जैसे हम इसकी छत की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो शेप है ना वो पतली होती जाती है। ठीक है, इसकी दीवारों पे बेहतरीन कलाकारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों का प्रयोग किया गया है इस मंदिर को सजाने के लिए। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे ना वो शिल्प कार्य में लगे हुए थे, मूर्तियाँ बनाते थे, सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाते थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इन मंदिरों के लिए दान में भूमि दी जाती थी। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। मंदिर में पुजारी होते थे, मंदिर की साफ सफाई के लिए, मंदिर की देखभाल के लिए बहुत सारे लोग होते थे। तो जो शासक होते थे, जो लोग होते थे, वो भूमि को दान में दिया करते थे और इस भूमि पे जो उपज होती थी, जो पैदावार होती थी, खेती होती थी, जो प्रोडक्शन होता था, वो उसका जो इस्तेमाल था वो इन लोगों के देख रेख में होता था। इन लोगों को जीवन यापन करने के लिए, किन लोगों को, जो मंदिर की देख रेख करते थे, जो मंदिर का रख रखाव करते थे, उनको उनके जीवन निर्वाह के लिए उस जो फसल है, वो जो अनाज प्राप्त हो रहा है, उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो मंदिरों के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। नृत्यक क्या होते हैं? ये डांसर्स होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो मंदिर थे ना सिर्फ ये कला का केंद्र थे बल्कि ये संस्कृति का भी केंद्र थे। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे हमारी डांस फॉर्म्स ओरिजिनेट हुई, है ना। तो इस तरीके से जो आसपास की भूमि होती थी मंदिर के आसपास की, वो बहुत ही ज़्यादा संपन्न भूमि होती थी और जो भी लोग मंदिर की देख रेख करते थे उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। कौन केंद्र थे? मंदिर। ना सिर्फ वहाँ पूजा पाठ, पूजा आराधना होती थी बल्कि वहाँ पे आर्थिक एक्टिविटीज़ भी होती थी। वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी चीज़ें चलती थी। ठीक है, मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। कांसे की प्रतिमाएं यानी मूर्तियां बनाई जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मंदिर थे वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। संस्कृति हमारी, वहाँ पे डांस फॉर्म्स ओरिजिनेट हो रही थी। वहाँ पे हमें बहुत रिच कल्चर देखने को मिलता है। समाज के लोग आपस में घुल मिल रहे थे, जुड़ रहे थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे काम भी होते थे। कुछ माला बनाते थे लोग, कुछ भोजन प्रसाद के लिए खाना बनाते थे, संगीतकार थे, डांसर्स थे, मूर्तियाँ बनाने का काम किया जाता था। तो इस तरीके से लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी ना उनके अंदर भी जुड़े हुए थे। वाओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है। कितनी सुंदर ये मूर्ति, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी क्योंकि मंदिर के लिए ये प्रतिमाएं बनाई जाती थी। तो ऑब्वियसली मंदिर में देवी देवता और भक्तों से जुड़ी हुई मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य में कृषि की क्या व्यवस्था थी, सिंचाई कैसे होती थी। आइए पढ़ते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। इससे पहले कई छोटी, अभी कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। अभी हमने देखा कि जो कावेरी नदी का डेल्टा था, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मेन रिवर है जिसका नाम है कावेरी। ठीक है, अब ये ना अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इस तरीके से यहाँ पे ये डेल्टा बना रही है।
तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या फिर आगे हम जब ज्योग्राफी डिस्क्राइब करेंगे, ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो तब हम वहाँ पे देखेंगे। अभी आप फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि कभी भी जब नदी बहकर आती है तो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आती है, मिट्टी के कण लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है। और वो जो मिट्टी होती है, जो नदियाँ अपने पानी के साथ लेकर आती हैं, वो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब हमने देखा ये जो कावेरी नदी है बहुत सारी ब्रांचेस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, अपने साथ मिट्टी भी लेकर आ रही है। तो जब ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, तो उससे पहले क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेल्टा है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। तो जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उससे पहले ना ये अपने आसपास जो है मिट्टी के कण छोड़ देती है, मिट्टी छोड़ देती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी छोड़ देती है। ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। कैसी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चोल साम्राज्य में कावेरी नदी जो थी अनेक छोटी छोटी ब्रांचेस में बटी हुई थी, और वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। तो वहाँ पे जो कृषि होगी वो भी अपेक्षाकृत क्या होगी, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो हमने बात कर ली उपजाऊ मिट्टी की जो नदियाँ अपने साथ लेकर आती थी। उसके अलावा ना और क्या क्या व्यवस्था थी कृषि को समृद्ध बनाने के लिए। तो बड़े ही पैमाने पर उपजाऊ मिट्टी थी, इसलिए खेती भी शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। अब क्योंकि यहाँ पे नदियाँ थी, नदियों की बहुत सारी ब्रांचेस हमने देखी, तो जब नदियों में बारिश के समय में पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता था तो ये कृषि को बर्बाद भी कर सकती थी। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो जो पानी है वो ओवरफ्लो ना हो, वो कृषि को बर्बाद ना कर दे। तो इसीलिए बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। आप बांध के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जो हमने आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलप किए हैं। भारत के प्राचीन समय में जो राजा थे वो इस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले ही अपना चुके थे। इंडियन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है, इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। तो ये हमें उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और पानी को खेत तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी, कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती थी। कुछ इलाके में कुएं खोदे गए, हर जगह तक नदी का पानी नहीं पहुंचाया जा सकता था, इसीलिए कुछ कृत्रिम उपाय भी किए गए, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी अपनाए गए। फॉर एग्जाम्पल कुओं का निर्माण किया गया, कुओं की खुदाई की गई। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। अभी हमने वाटर कंजर्वेशन के बारे में ऊपर भी पढ़ा था ना, है ना। तो वाटर कंजर्वेशन भी वहाँ पे बहुत पहले से ही किया जा रहा था। तो इस तरीके से वहाँ पे बड़े बड़े सरोवर बनाए गए थे। कहाँ पे, चोल साम्राज्य के अंतर्गत। अभी हमने इस प्रतिमा के बारे में तो पढ़ ही लिया है। चोल साम्राज्य की एक प्रतिमा है, इसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से अलंकृत किया गया है, यानी सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक धातु की, एक मेटल की एक मूर्ति है, प्रतिमा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके जो वस्त्र हैं, इसके जो गहने हैं मूर्ति ने, आप यहाँ पे उसके कंगन देख सकते हैं, आप उसके वस्त्र देख सकते हैं। कितने बढ़िया तरीके से, कितने शानदार तरीके से हर एक चीज़ को उकेरा गया है मूर्ति के रूप में। अभी यहाँ पे एक चित्र है, ये एक सरोवर का चित्र है। एक तट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा का है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। आप देख सकते हैं ये वाटर लेवल को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इससे हमें पानी का स्तर पता चलता था कि पानी कितनी गहराई तक है। अगर पानी मान लो यहाँ तक आ गया, इतनी गहराई तक आ गया, तो उस पानी को हमें जो बांध होते थे ना, उसके अंदर ले जाने की ज़रूरत थी। पानी कम होता तो यहीं से ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि इस पानी को खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। कहाँ कहलाती थी किसानों की बस्तियां? साउथ इंडिया में, चोल साम्राज्य के अधीन। ठीक है, बैटरी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह से गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। जो किसानों की बस्तियां होती थी उनको उर कहा जाता था, गांव के जो समूह होते थे उनको नाडु कहा जाता था। नाडु कुछ गांवों का समूह होता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ठीक है, न्याय भी करते थे, लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, ठीक है, तो उस में न्याय भी करते थे और टैक्स वसूलने जैसा कार्य भी ये जो नाडु थे, ये जो गांव के समूह थे, ये करते थे। ठीक है, धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो इन नाडुओं के धनी किसान होते थे उनको यहाँ के कामकाज में, यहाँ के प्रशासन में एक अच्छा खासा कंट्रोल मिला हुआ था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, मूवेंद वेलन क्या होता है? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। वेलन का मतलब क्या हो गया? किसान। ठीक है, और मूवेद यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति। अरैयार कौन होता था? प्रधान होता था। ये सारी उपाधियां दी गई, कौन कौन सी? मूवेंद वेलन और अरैयार, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। किसको? इन्हीं धनी किसानों को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भूमि के प्रकार दिए गए हैं। एक है वेलन गवाई। वेलन कौन होते थे? वेलन किसान होते थे। वेलन वगाई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। वेलन का मतलब हमेशा हमें ध्यान रखना है, किसान होता था तो ऐसे किसान जो कि ब्राह्मण नहीं होते थे उनकी जो भूमि होती थी उसको वेलन वगाई कहते थे। ब्रह्मादेव, ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण, आप लिंक कर सकते हो। तो राजा जो भूमि या जो भी बड़े बड़े किसान धनी व्यक्ति होते थे, ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि देते थे उसको ब्रह्मादेव बोला जाता था। साला भोग, साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि जो दान में दी जाती थी उसको आप साला भोग को कैसे समझ सकते हैं? पाठशाला, पाठशाला क्या होता है? विद्यालय। तो ऐसी भूमि जो साला यानी पाठशाला या विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाती थी वो साला भोग होती थी। देवदान या तिरुनम टक्कनी, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो अगर एक बार में नहीं पढ़ा जा रहा है तो। देवदान ऐसी भूमि होती थी जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। देव, देवी देवता है ना, यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं। तो देवी देवता कहाँ होते हैं? मंदिरों में होते हैं। तो मंदिरों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी उसको देवदान या तिरुमट्टकन्नी बोला जाता था। पलिच चंदम, ठीक है, ये जैन संस्थानों को दान में भूमि जो दी जाती थी उसको पलिचंदम कहा जाता था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो चोल राजा थे वो ब्राह्मणों को बहुत सारी भूमि दान में दिया करते थे, ब्रह्मादेव दिया करते थे। तो ऐसी बस्तियां बसने लगी, ऐसी बस्तियां सामने आने लगी जिनमें ज़्यादातर ब्राह्मण रहा करते थे। ठीक है, और इस भूमि का जो रखरखाव था वो ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। ये सभाएं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय, जो भी ये निर्णय लेते थे भूमि के रखरखाव से संबंधित, तो उनको ना शिलालेखों पे लिखा जाता था, मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर दर्ज किया जाता था। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि व्यापारियों का संघ चोल साम्राज्य के अंतर्गत क्या कहलाता था? तो वो हमारा क्या कहलाता था? नगरम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर एक जगह है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नाम थोड़े से साउथ वाले ही हैं इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ने में। तो यहाँ से एक अभिलेख मिला है जो ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था उसके बारे में हमें बताता है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर, सबकी देखरेख के लिए सभा में अलग अलग समितियाँ होती थी। लोगों की क्या होती थी? सभा होती थी, और उस सभा के अंदर भी अलग अलग समितियाँ होती थी जो अलग अलग कार्यों को देखती थी। तो इस तरीके से प्रशासन जो था वो इस तरीके से बटा हुआ था, अलग अलग लोगों की, अलग अलग समिति की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे,
और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है ना, हम एक कूपन निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से जो योग्य व्यक्ति होते थे उनका नाम एक पात्र के अंदर रख दिया जाता था, टिकटों पे उनका नाम लिख दिया जाता था और एक छोटे से बच्चे से मतलब उस टिकट को निकालने के लिए कहा जाता था और जिस भी व्यक्ति का नाम उस टिकट पे लिखा होता था इस तरीके से उसके सदस्यों का चुनाव होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, हमने राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत कौन कौन से जो राज्य थे वो उभर के आ रहे थे, युद्ध करने का रीज़न क्या था, वेल्थ कैसी थी, ब्राह्मणों की क्या इंपॉर्टेंस थी और कौन कौन से जो रिचुअल्स थे लोगों के द्वारा वो परफॉर्म किए जा रहे थे, लोगों का व्यवसाय कैसा था। मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा कि जो मंदिर थे वो एक शक्ति, सत्ता और वेल्थ का प्रतीक थे और भारत की जो वेल्थ है ना हमेशा यही फॉरेन इन्वेजन्स का कारण रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि भारत हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, और इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए बहुत सारे आक्रमणकारियों ने भारत पे आक्रमण भी किए थे। तो ये था हमारा लेसन नंबर 2। होप की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए काम करते रहें। और मिलते हैं हम हमारे लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।